नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस YouTube चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अपने प्रमुख विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र पर चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लासेज के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं, उसमें हम लोगों ने देखा सुकरात से शुरू किया, कैसे राज्य की विचारधारा है, न्याय की कैसी विचारधारा है, नागरिक का कर्तव्य क्या है, राज्य में नागरिकों का दायित्व क्या है, कैसी शासन व्यवस्था है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सुकरात के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य प्लेटो ने किया। फिर प्लेटो की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों ने फिर प्लेटो की न्याय व्यवस्था, प्लेटो की राज्य व्यवस्था, सारी चीजों को देखा। फिर प्लेटो की जो विचारधाराएं हैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने देखा कि अरस्तु ने किया। क्योंकि अरस्तु शुरू से प्लेटो के साथ एक संबंध रहा है, प्लेटो के एक शिष्य रहे हैं, जिसके बाद अरस्तु ने उनकी विचारधाराओं को बहुत ही बेहतर ढंग से प्रसारित करने का कार्य किया। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने देखा कि अरस्तु का, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा कि अरस्तु का एक परिचय क्या है, अरस्तु के बारे में, अरस्तु ने कैसे शिक्षा ली, कैसे प्लेटो के साथ उनका संबंध रहा। फिर हम लोगों ने देखा कि अरस्तु का राज्य के संदर्भ में क्या विचारधारा है, राज्य की जो नैतिक विचारधारा है वह अरस्तु का क्या है। तो राज्य के संदर्भ में हम लोगों ने अरस्तु की विचारधाराओं को देखे। उसके बाद हम लोग आज जो बात करेंगे वह होगा अरस्तु की जो राज्य की विचारधाराएं हैं, उस राज्य की विचारधाराओं में जो क्रांति का विचार है, जो क्रांति का स्वरूप है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार राज्य में जो तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएं आ जाती है कि नागरिक और शासन की व्यवस्था में क्रांति की अवधारणा का जन्म होता है। ठीक है, तो इन विचारों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखने का प्रयास करते हैं क्या है। जैसा कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारधाराएं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पता है अरस्तु एक व्यवहारवादी विचारक होने के नाते उन प्रश्नों और कारणों पर भी विचार करते हैं यह कि जिनके कारण राज्य में क्रांति होती है। आखिर में किसी राज्य में क्रांति क्यों होती है, इस पर भी अपनी विचारधारा का प्रयोग करते हैं। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 5 में 12 अध्यायों के अंदर विस्तार से क्रांति, उसके स्वरूप, उसके कारण और उसे रोकने के उपायों के संबंध में अपनी विचारधाराओं को रखे हैं कि क्रांति क्यों होती है, क्रांति का कारण क्या है, क्रांति को रोका कैसे जाएगा, ये तमाम सारे बिंदु पर बात किए हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ क्या है, ये भी जानकारी के लिए आप इंपॉर्टेंट है। देखिए, अरस्तु के लिए क्रांति का अर्थ है हिंसक क्रांति या सशस्त्र खूनी क्रांति नहीं है, जिससे कि राज्य समुचित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो जाए। ठीक है, इनका अर्थ क्या है, अरस्तु का अर्थ हिंसक गतिविधियों से नहीं है, ना कि सशस्त्र गतिविधियों से है। अरस्तु के संदर्भ में जो क्रांति का विचार है वो यह है कि राज्य अपनी समुचित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन होता है, क्रांति का संबंध यहां उससे है कि जो व्यवस्थाओं में, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं में जो आमूलचूल परिवर्तन होता है, उससे है क्रांति का संबंध। ठीक है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ समाज में प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन से है। अरस्तु का जो क्रांति संबंधी विचारधारा है वह यह है कि समाज में प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन से है। यदि यह परिवर्तन पूर्ण होता है तो यह पूर्ण क्रांति है, यदि आंशिक होता है तो यह आंशिक क्रांति है। यह अरस्तु के शब्दों में विचारधाराएं हैं। ठीक है, यह जो है अरस्तु के शब्दों में विचारधाराएं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए अरस्तु के अनुसार क्रांति का उद्देश्य क्या होता है। अरस्तु के अनुसार जो क्रांति का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि क्रांति का उद्देश्य नई शासन व्यवस्था। अरस्तु के अनुसार क्रांति का जो उद्देश्य है वो क्या है, नई शासन व्यवस्था।
ठीक है, यानी कि यह पहले से स्थापित शासन व्यवस्था में परिवर्तन के उद्देश्य से होती है जो क्रांति है। ठीक है, शासन करने वालों में भी परिवर्तन क्रांति का उद्देश्य होता है। जैसे कि कभी कभी क्रांति का उद्देश्य जो शासन कर रहे हैं, जो सत्ताधारी व्यक्ति हैं, उसमें भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। तो अरस्तू के अनुसार क्रांति का उद्देश्य भी है विद्यमान संविधान को ही यथार्थवादी बनाना। कभी कभी क्रांति का उद्देश्य ये भी होता है कि जो प्रचलित प्रणाली है, जो भी संवैधानिक सिस्टम है, उस सिस्टम को ही उसमें बदलाव करना अरस्तू के अनुसार। तो कभी कभी क्रांति का उद्देश्य ये भी होता है। कभी कभी क्रांति का उद्देश्य ये भी होता है कि जो राज्य के कुछ सीमित संवैधानिक पदों पर करने वाले कार्यकारी प्रमुख हैं, उनके भी दायित्व में परिवर्तन करना। तो अरस्तू का जो क्रांति की विचारधारा है वो एक व्यापक और सीमित अवधारणा पर आधारित है, न कि हिंसक अवधारणा पर। ठीक है, इनका विचारधारा क्या, सत्ता में परिवर्तन, आमूलचूल सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, एवं आप देखेंगे जो उस समय की जो संवैधानिक व्यवस्था है और राज्य के जो पदाधिकारी हैं उनके व्यवस्था में परिवर्तन। तो अरस्तू के क्रांति का उद्देश्य यह है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अरस्तू के क्रांति के प्रकार क्या है, तो अरस्तू के अनुसार क्रांति के कई प्रकार हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति, अभी आपको हमने बताया आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति, जैसे जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाए तो उसे पूर्ण क्रांति कहा जाता है। जो राज्य की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, अगर आप राजनीतिक भाषा में किसी देश को एक राज्य कहते हैं, तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर खास करके यूनान के बारे में, जो यूनान की विचारधाराएं हैं, उस गतिविधियों पर ये लोग बात कर रहे हैं कि जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाए तो उसे पूर्ण क्रांति कहते हैं, और उसका कोई महत्वपूर्ण भाग बदल दिया जाए, अगर मान लीजिए उस संविधान का, उस संवैधानिक गतिविधियों का कुछ महत्वपूर्ण भाग बदल दिया जाए, तो उसे आंशिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्ण क्रांति में राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो पूर्ण क्रांति है उसमें राज्य का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप है वो पूर्णतः बदल जाता है, यथा मौजूदा प्रजातंत्र धनिक तंत्र में अथवा निरकुंज तंत्र अथवा कुलीन तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये जो क्रांति का एक विचारधारा है आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति में। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे कि जब बदलाव, अरस्तू के अनुसार कभी कभी रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति की भी उन्होंने कुछ संज्ञा दिया है, उस बारे में भी उन्होंने टिप्पणी किया है अपने पॉलिटिक्स जैसे पुस्तक में। देखिए, जब संविधान का परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण, खास करके सशस्त्र विद्रोह के कारण हो, तो उसे हम रक्तपूर्ण क्रांति कहते हैं। और जब संविधान या शासन का परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव से होता है तो उसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं, ऐसा अरस्तू बताते हैं। ठीक है, अच्छा, कभी कभी आप देखेंगे कि क्रांति के प्रकारों में व्यक्तिगत हित अथवा गैर व्यक्तिगत हित के संदर्भ में भी क्रांति होता है। जैसे अरस्तू के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पदच्युत करने से होता है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसे उसे वह राज्य में एक पदों पर बैठा हुआ है, उसे पद से हटाना है, तो स्पेशल किसी व्यक्तिगत दृष्टि से जब काम किया जाता है तो उसे हम व्यक्तिगत क्रांति कहेंगे। और जब संविधान परिवर्तन का उद्देश्य किसी गैर व्यक्तिगत होता है तो अरस्तू ने उसे अव्यक्तिगत क्रांति की संज्ञा दिया है। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी स्पेशल व्यक्ति को हटाना है राज्य के पदों से, उसे व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। किसी गैर व्यक्ति के जिसे हम नहीं परिचित हैं उसे हटाना है, उसे तो गैर व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है अरस्तू के अनुसार। कभी कभी आप देखेंगे कि जो क्रांति का स्वरूप होता है वो वर्ग विशेष के विरुद्ध होता है। आपके राज्य में जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें वर्ग विशेष के जो लोग हैं, ठीक है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि राज्य के जो निर्धन व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके द्वारा भी कभी कभी जो है, जो राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध आप देखते हैं कि जो धनिक तंत्र या राजतंत्र में जो राजशाही व्यवस्थाएं हैं, इनके विरुद्ध भी क्रांति हो जाता है। तो वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति क्या है,
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं अथवा धनिक राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं, दोनों की बात है। कभी कभी आप देखेंगे कि धनिक तंत्र ये भी जो है राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं, या व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति है वह राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं। तो ये कभी कभी वर्ग विशेष के विरुद्ध भी क्रांति की अवधारणाएं अरस्तू ने अपने शब्दों में बताने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि यदि निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में जनतंत्र की स्थापना कर देते हैं तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। जो इस वर्तमान समय में आप जिस लोकतंत्र की अवधारणा को समझते हैं, जो आधुनिक परिवेश में जो लोकतंत्र, संविधान, ठीक है, ऐसी जो विचारधारा, इनका सबका जुड़ाव इस पुराने पाश्चात्य जो है विचारक से संबंधित है। ठीक है, तो अरस्तू कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, जो निर्धन व्यक्ति राजा या धनी के विरुद्ध जो है विद्रोह करके एक जनतंत्र की स्थापना कर दे, एक लोकतंत्र की स्थापना कर दे, ठीक है, तो उसे जनतंत्री क्रांति कहते हैं। ठीक है, और यदि धनी व्यक्ति जनतंत्र या राजतंत्री सरकार के विरुद्ध, जो जनता की सरकार है उसके विरुद्ध विद्रोह करके अपना शासन स्थापित कर ले तो उसे हम धनतंत्री व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसा भी संभव था, क्योंकि उसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने अपनी विचारधारा सकारात्मक और नकारात्मक हर पक्षों पे रखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये रहा महत्वपूर्ण बातें। अब जो अरस्तू के शब्दों में जो क्रांति का जो प्रमुख कारण है वह क्या है, वो भी आप ध्यान रखें। अरस्तू के शब्दों में, अरस्तू के अनुसार क्रांति के सामान्य कारण हैं। जैसे देखिए, अरस्तू के अनुसार क्रांति के सामान्य कारण निम्नलिखित है। जैसे असमानता का आधार, अरस्तू ने बताया है क्रांति का जो प्रमुख कारण है असमानता का आधार। अरस्तू ने क्रांति का मूल कारण जो बताया है वो असमानता है। अरस्तू ने, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो कि प्लेटो के एक शिष्य थे, इन्होंने जो क्रांति का मूल कारण बताया है वह असमानता बताया है। अरस्तू के अनुसार प्रजातंत्र के मूल तत्वों के अंतर्गत असमानता का बहुत महत्व है। जो असमानता है इसका बहुत महत्व है। उसके अनुसार सभी मानव एक समान है, अरस्तू ऐसा कहते हैं। ठीक है, अतः उनमें अधिकारों, संपत्ति, पदों आदि का वितरण भी समान होना चाहिए। तो कभी कभी जो क्रांति का जन्म होता है उसमें असमानता मूल कारण होता है। ये अरस्तू की विचारधारा है और यह विचारधारा वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। ठीक है, ये रहा। अच्छा, क्रांति के और भी कारण होते हैं, जैसे कि आप असमानता को ले लिए, आप न्याय की बात करेंगे। न्याय की जब उपेक्षा होती है तब भी क्रांति का एक जन्म होता है। अरस्तू कहते हैं कि न्याय की उपेक्षा भी क्रांति का एक कारण होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को उसकी जिंदगी घिरी हुई प्रतीत होती है, उसका जो लाइफ है घिरी हुई प्रतीत होती है, तो वह न्याय व अन्याय की परवाह नहीं करता है। तब वह व्यक्ति न्याय व अन्याय की परवाह नहीं करता है, वह बुझते दीपक की तरह एक बार बहुत तेजी से जलता है। यही क्रांति को जन्म देता है। ठीक है, तो इस प्रकार न्याय की उपेक्षा भी क्रांति को जन्म देता है। अरस्तू के अनुसार ये बात सत्य है। एवं इसके साथ साथ अरस्तू के अनुसार क्रांति के कुछ विशेष कारण भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे शासकों का स्वार्थी होना। अरस्तू ने क्रांति के जो कारण बताए हैं कुछ विशेष कारण हैं। अभी आपने क्रांति के कुछ कारण तो देखा, लेकिन कुछ विशेष कारण है जिसके अनुसार क्रांति हो ही जाता है। वह क्या है कि शासकों का स्वार्थी होना विशेष कारणों में। आप देखेंगे जिस समय शासक वर्ग स्वार्थ में अंधा हो जाता है, क्योंकि अगर शासक ही, क्योंकि राज्य के प्लेटो ने बहुत अच्छे से बताया इस बारे में, ठीक है, कि कैसे एक शासक दार्शनिक होना चाहिए। तो अगर शासक स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो वह राज्य का हित न सोचकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है, जो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर देती है। यह भी एक क्रांति का और विशेष कारण है। ठीक है, घृणा की भावना। आप देखेंगे कि क्रांति में घृणा की भावना भी क्रांति के कारणों में मुख्य स्थान माना जाता है, क्योंकि घृणा प्राय उस समय पैदा होती है जब शक्तिशाली व संपन्न लोग निम्न वर्ग के लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं।
आप देखेंगे कि कभी कभी जो शक्तिशाली वर्ग है वह जो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण कर देते हैं, और तमाम प्रकार से शोषण करने के साथ साथ उनको हे दृष्टि से देखते हैं। तो यह भी एक क्रांति का कारण है, जो कि विशेष कारणों में माना जाता है अरस्तु के अनुसार। क्रांति का एक प्रमुख कारण जो है भय भी है। अगर अरस्तु के अनुसार विशेष कारणों की बात किया जाए तो क्रांति का एक प्रमुख कारण भय भी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे भय जो है, क्रांति का एक मुख्य कारण भय भी है। अरस्तु के अनुसार भय दो प्रकार से होता है, जो व्यक्तियों को विद्रोह के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों को यह भय होता है कि उनके साथ अन्याय होगा, इसलिए वे विद्रोह कर बैठते हैं। ठीक है, तो देखिए जो शासन तंत्र है, कभी कभी सरकार स्वार्थी हो जाए, ठीक है, या जो राज्य व्यवस्था में जो कुछ शक्तिशाली वर्ग हैं ये निम्न वर्ग का शोषण करते हैं, तो वहां भी एक भय पनपता है, तो अपमान होता है। इस शोषणकारी प्रवृत्तियों के कारण भी क्रांति का जन्म होता है। तो अरस्तु ने बहुत ही व्यापक विचारधारा रखी है क्रांति के संदर्भ में, कि कैसे राज्य में क्रांति का उत्पादन होता है, यानी कि उसका एक क्रांति का जन्म होता है, वो कैसे महत्वपूर्ण है, किस दिशा में महत्वपूर्ण है, यह अरस्तु बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर समझिए कि अरस्तु की विचारधाराओं में क्रांति का स्वरूप क्या है, वह बेहद इंपॉर्टेंट है राज्य के संदर्भ में। तो इसे आप जरूर जो है देखिए और इसे आप पढ़ने का प्रयास करिए। जय हिंद साथियों।